हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 12,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए ब्लॉक के कर्मचारी। पलामू जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने रमकंडा ब्लॉक के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार रमकंडा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी अरुण कुमार यादव को 12,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने दबोच लिया। आरोपी कर्मचारी को पहले से ही निगरानी में रखा गया था और शिकायत के सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा कि अरुण कुमार यादव यह रकम किसी सरकारी कार्य को आगे बढ़ाने के एवज में मांग रहा था। जैसे ही वह रकम स्वीकार कर रहा था, एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में कार्यरत अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया है। झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। रांची में आज से सेना भर्ती रैली का आयोजन। झारखंड के उन युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है जो भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं। राजधानी रांची स्थित खेलगांव में 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक सेना भर्ती रैली 2025-26 का आयोजन किया जा रहा। इस रैली के माध्यम से युवाओं को विभिन्न पदों पर भर्ती होने का अवसर मिलेगा। सेना भर्ती रैली के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस रैली में न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण युवक भाग ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रतिभागी झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवारों को रैली में अपना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन साथ लाना जरूरी होगा। प्रशासन ने उम्मीदवारों से अपील की कि वे किसी भी दलाल या बिचौलिए के बहकावे में न आए और केवल आधिकारिक जानकारी व निर्देशों का ही पालन करें। भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थी की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। इनमें विधि व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और रैली स्थल की चौतरफा सुरक्षा शामिल है। खेलगांव स्थित रैली ग्राउंड में 1600 मीटर लंबा रनिंग ट्रैक, विश्राम क्षेत्र और सीजीआई सीट से बैरिकेडेड क्षेत्र तैयार किया गया है। साथ ही चिकित्सक सुविधाओं के तहत रैली के प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे से मेडिकल टीम और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद रहेंगे, जो किसी भी आपात स्थिति जैसे चोट या बीमारी में त्वरित सहायता प्रदान करेंगे। आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सूर्या हांसदा, रिम्स 2 और शराब घोटाले का मुद्दा गूंजेगा। आज शुक्रवार से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। 4 कार्य दिवस वाले इस पूरक मानसून सत्र में विपक्ष सूर्या हांसदा इनकाउंटर का मुद्दा गरमाएगा। विपक्ष सूर्या हांसदा के इनकाउंटर को लेकर सदन में जोरदार हंगामे की रणनीति पर काम कर रहा है। मालूम हो कि भाजपा पिछले दिनों सूर्या हांसदा के हुए इनकाउंटर के बाद से ही इसको लेकर विरोध कर रहा। वैसे जानकार सूत्रों का कहना है कि मानसून सत्र में विपक्ष रिम्स 2 की जमीन, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, खासकर सीजीएल में गड़बड़ी को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसके अलावा शराब घोटाले पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि एसीबी शराब घोटाले की जांच में ढिलाई बरत रही है। इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। हाल ही के 3-4 वर्षों के बाद इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में सुखाड़ का मुद्दा गायब रहेगा। झारखंड में अब तक हुई अतिवृष्टि के कारण सुखाड़ शब्द किसानों और आम लोगों की जुबान से गायब हो गया है। अन्यथा पिछले कई वर्षों से मानसून सत्र में सुखाड़ का मुद्दा छाया रहता था। विपक्ष सुखाड़ पर विशेष चर्चा का दबाव बनाता रहा। सुखाड़ के मुद्दे को लेकर विपक्ष विधानसभा की कार्रवाई बाधित करता रहा। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र 22 अगस्त से प्रारंभ हो रहा। पहले दिन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी। 23 और 24 अगस्त को शनिवार एवं रविवार होने के कारण छुट्टी रहेगा। 25 अगस्त को प्रश्नकाल और प्रथम अनुपूरक पर चर्चा के बाद उसे पास कराएगी। फिर 25 अगस्त को प्रश्नकाल होगा। विभिन्न विधेयकों को सरकार पेश और पास कराएगी। 26 अगस्त को फिर प्रश्नकाल के बाद शेष सरकारी विधेयक को पेश किया जाएगा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी की छुट्टी रहेगी। 28 को प्रश्नकाल एवं विधेयक के गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे।
27 अगस्त तक रहेगी बारिश, 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। झारखंड में 27 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे की गिरावट हो सकती है। यह गिरावट 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हो सकती है। 23 से 27 अगस्त तक राज्य में लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इस सप्ताह झारखंड में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी, जबकि कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके अगले सप्ताह सामान्य वर्षा होने की उम्मीद है। वर्षा की मात्रा सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। इस सप्ताह झारखंड का उच्चतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। राज्य का अधिकतम तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर केस को सीआईडी ने किया टेक ओवर, अनुसंधान शुरू। गोड्डा जिले में कमलडोर पहाड़ के पास पुलिस के साथ इनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा केस को सीआईडी ने गुरुवार को पुलिस से टेक ओवर कर लिया। सीआईडी ने केस में अनुसंधान शुरू कर दिया है। केस के अनुसंधात्मक दुमका रेंज के सीआईडी डीएसपी को बनाया गया है, जबकि केस में सुपरविजन चंदन कुमार झा करेंगे। इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि घटना के बाद गोड्डा पुलिस ने आरंभिक रिपोर्ट की सीआईडी मुख्यालय को भेज दिया है, जिसके आधार पर सीआईडी मुख्यालय ने केस टेकओवर करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी थी। मालूम हो कि सूर्या हांसदा का नाम सूर्य नारायण हांसदा भी था। वह ललमटिया थाना क्षेत्र का गैंगस्टर एवं राजनीतिक दल से संबंधित रखता था। उसने 2019 में बोरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वर्ष 2024 में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर उसने जेएलकेएम पार्टी से चुनाव लड़ा था। घटना के बाद गोड्डा एसपी द्वारा बताया गया कि घटना से पहले सूर्या को रविवार की शाम में देवघर के नवाडी गांव से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम उसे लेकर हथियार बरामद करने के लिए रहर बढ़िया पहाड़ जा रही थी। इसी दौरान पुलिस से इंसास राइफल छीनकर सूर्या भागने लगा। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में सूर्या हांसदा मारा गया था। सीआईडी केस के अनुसंधान के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैलिस्टिक रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट हासिल करेगी। घटना के दौरान मौजूद पुलिसकर्मी और पदाधिकारी या अन्य घटना से जुड़े कोई गवाह होंगे तब उनका भी बयान दर्ज होगी। मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। 22 अगस्त से 28 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। इस दौरान सुरक्षा कारणों से विधानसभा के चारों ओर 1000 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 5 या उससे ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। सरकारी काम और शव यात्रा को छोड़कर हथियार या बारूद लेकर घूमना मना है। लाठी डंडा, तीर धनुष जैसे हथियार भी नहीं ले जा सकेंगे। धरना प्रदर्शन, जुलूस या रैली पूरी तरह से बैन रहेगी। लाउड स्पीकर या माइक का इस्तेमाल भी नहीं होगा। सरकारी काम को छोड़कर यह निषेधाज्ञा 22 अगस्त सुबह 8 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक लागू रहेगी। रामगढ़ में सीसीएल कर्मी का 100 गाड़ी सहित बरामद, 5 दिनों से थे लापता। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र से 6 दिनों से लापता सीसीएल कर्मी मनसू साव का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने सड़क के किनारे तालाब से गाड़ी सहित शव को हाइड्रा की मदद से बाहर निकाला। इस बात की जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। जानकारी के मुताबिक मनसू साव शनिवार 16 अगस्त को सीसीएल कुज्जू में बिजली संबंधित कार्य करने वाले सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी करके अपने घर बड़गांव चैनपुर के लिए निकले थे और बीच रास्ते में ही लापता हो गए थे। मामले में 17 अगस्त को मनसू के पुत्र ने अपने पिता के लापता होने की सूचना कुज्जू ओपी को दी थी, जिसके बाद पुलिस और परिवार के सदस्य पिछले 5 दिनों से लगातार उनकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस लगातार मोबाइल लोकेशन और पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती रही। पूछताछ के दौरान यह मालूम चला कि जन्माष्टमी के दिन पूजा का सामान लाने के लिए परिजन लगातार मनसू को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन अचानक बात करने के दौरान 16 अगस्त की रात लगभग 11:20 पर मोबाइल बंद हो गया और तब से ही मनसू साव का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। गुरुवार को सरना पेट्रोल पंप के समीप तालाब के पास जांच के दौरान जब पेड़ और झाड़ियां टूटी मिली तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से जब तालाब को खंगाला तो एक गाड़ी पानी के अंदर डूबी पाई गई। पुलिस ने हाइड्रा मंगवाकर तालाब में गिरी गाड़ी को निकाला, तब गाड़ी के अंदर सीसीएल कर्मी मनसू साव का शव पाया गया। पुलिस ने मनसू साव का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया। अवैध बालू खनन केस मामले में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज समेत 7 के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया आरोप पत्र।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड में बालू के अवैध खनन और उससे जुड़े काले कारोबार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज समेत 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। यह आरोप पत्र पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में 21 अगस्त को प्रस्तुत किया गया। इस मामले में अंकित राज को अवैध बालू व्यापार का मुख्य संचालक बनाया गया, जबकि बाकी 6 लोग मनोज कुमार अग्रवाल, पंचम कुमार, संजीव कुमार, मनोज प्रसाद दांगी और बिंदेश्वर कुमार दांगी को उनके सहयोगी के रूप में चिन्हित किया गया है। ईडी की जांच में यह सामने आया कि अंकित राज का खनन लाइसेंस वर्ष 2019 में ही खत्म हो गया था। इसके बावजूद वह दामोदर समेत कई नदियों से बालू निकलवाने का गैरकानूनी धंधा जारी रखे हुए था। इस अवैध कारोबार को संगठित रूप से चलाने के लिए उसने एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया था। जांच के दौरान ईडी को अंकित राज के ठिकानों से 36 बैंक खाते की जानकारी मिली, जो इस धंधे में वित्तीय लेन देन की अहम कड़ी मानी जा रही। ईडी ने हाल ही में इस कारोबार से अर्जित 3 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली है। ईडी ने इस मामले में पहले ही 2024 में एक ECIR प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें रंगदारी, प्रतिबंधित संगठन चलाने, जमीन पर कब्जा और अवैध बालू खनन जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी पता चला कि इस अवैध नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था। बताया जा रहा कि तत्कालीन मंत्री योगेंद्र शाह के परिजन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस कारोबार को पनपने में मदद करते रहे। हाईकोर्ट से संजय सेठ के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को संजय सेठ पर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने संजय सेठ को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए मामले की जांच पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। संजय सेठ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जलान ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि भाजपा नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में संजय सेठ सहित अन्य नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने संजय सेठ सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अदालत को बताया गया कि पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज करना उचित नहीं है, इसलिए प्राथमिकी को निरस्त किया जाए। देवघर में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान, बुलडोजर से तोड़ी गई कई दुकानें। देवघर बाबा नगरी में गुरुवार को जिला प्रशासन की ओर से शहर के टावर्स चौक से लेकर शिक्षा सभा चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान बुलडोजर से कई अवैध संरचना तोड़ी गई। देवघर नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम और देवघर प्रशासन की टीम ने वैसी दुकानों को चिन्हित कर बुलडोजर से तुड़वाया जो सड़क से सटी हुई थी। इसके अलावा सड़क पर यत्र तत्र वाहन लगाने वाले लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया। जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त किए गए मजिस्ट्रेट विकास कुमार ने कहा कि टावर चौक शहर का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर यदि अतिक्रमण किया जाएगा तो निश्चित रूप से जाम की समस्या होगी। उन्होंने कहा कि कई बार नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई थी, लेकिन लोग बार बार सड़क के किनारे अवैध रूप से दुकान लगा रहे थे। इसे देखते हुए अब यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। मजिस्ट्रेट विकास कुमार ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन में 2 बार अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई भी दुकानदार अतिक्रमण कर दुकानदारी करेगा तो उन पर नियम संगत कानूनी कार्रवाई होगी, साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। गिरिडीह में तालाब में गिरी अनियंत्रित कार, यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती की मौत। गिरिडीह में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करणपुरा के पास एक तेज रफ्तार वर्ना कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा घुसी। कार के तालाब में गिरने के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी बेंगाबाद थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और तालाब में छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद कार का शीशा तोड़कर एक युवती को बाहर निकाला गया और सीधे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवती की स्थिति को गंभीर देखते हुए आईसीयू में भेज दिया। इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान पचम्बा के बोडो के समीप निवासी संजय सिन्हा की पुत्री कोमल कुमारी के रूप में की गई है। घटना के बाद सदर अस्पताल पहुंचे परिजन ने बताया कि कोमल रांची में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। कुछ दिन पहले वह गिरिडीह अपने घर आई थी और गुरुवार की शाम अपने एक साथी के साथ वर्ना कार में बैठकर बेंगाबाद से गिरिडीह लौट रही थी।
इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। इधर पुलिस कार पर सवार युवक की तलाश में जुटी है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कार कोई और चला रहा था या फिर कोमल खुद कार ड्राइव कर रही थी। पुलिस हर एंगल से घटना की जांच कर रही। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जनता दरबार में लोगों की सुनी समस्याएं, कई मामलों का मौके पर किया समाधान। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को जनता दरबार का आयोजन हुआ। इसमें कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अलग अलग जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कई मामले में मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता है। जनता दरबार में कुल 74 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इसमें पेंशन, ज़्यादा बिजली बिल, तालाब मरम्मत, यूरिया की कालाबाजारी, जल संकट, मैयत समान योजना, जाति और आय प्रमाण पत्र, गंभीर बीमारियों से जुड़ी दिक्कतें शामिल थी। हिंदपीढ़ी निवासी मोहम्मद शमीम जलील ने 1,32,000 रुपये के बिजली बिल के मामले में तुरंत संबंधित अधिकारी से बात कर सुधार के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि ज़्यादा बिजली बिल के मामले को प्राथमिकता से ठीक किया जाएगा ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। यूरिया की कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री ने बताया कि पलामू में 4 दुकानों को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि मांग बढ़ने से कालाबाजारी हो रही है, लेकिन लापरवाही मिलने पर लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। जल्द ही थोक विक्रेताओं के साथ बैठक होगी और केंद्र सरकार से अतिरिक्त यूरिया की मांग की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जनता दरबार से लोगों की समस्याएं तेजी से हल हो रही है और यह एक सकारात्मक पहल है। जेएमएम की मांग, झारखंड विधानसभा से शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजे सरकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने राज्य सरकार से अपील की कि वह झारखंड के महापुरुष और राज्य के निर्माता माने जाने वाले दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे। पार्टी का कहना है कि 22 से 28 अगस्त के बीच होने वाला पूरक मानसून सत्र इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित करने के लिए उपयुक्त अवसर है। 22 अगस्त को जहां अनुपूरक बजट पेश होगा और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, वहीं 26 अगस्त को अतिवृष्टि और किसानों की समस्याओं पर विशेष चर्चा के दौरान जेएमएम चाहती है कि सत्ताधारी दल इस प्रस्ताव को सदन में लाकर पारित कराए। पार्टी का तर्क है कि यह न केवल दिसोम गुरु को श्रद्धांजलि होगी, बल्कि झारखंड की भावनाओं को भी देश के सामने रखने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। जेएमएम ने कहा कि शिबू सोरेन का जीवन त्याग, संघर्ष और सेवा का प्रतीक रहा है। उन्होंने आदिवासी समाज के हित में नशाखोरी और महाजनी प्रथा के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ा, शिक्षा और सामाजिक चेतना के माध्यम से आदिवासियों को जागरूक किया और झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया। जेएमएम ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक केंद्र सरकार ने शिबू सोरेन के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न देने की पहल नहीं की है। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायक से भी इस दिशा में पहल करने की अपील की, यह कहते हुए कि दिसोम गुरु सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के प्रतीक और सर्वमान्य नेता थे। धनबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति की ट्रक से कुचलकर मौत, आक्रोश में ग्रामीण। गुरुवार की सुबह बलियापुर बाईपास स्थित तपोवन कॉलोनी के समीप हुए सड़क हादसे में स्थानीय निवासी नारायण गुप्ता की मौत हो गई। बताया जाता है कि श्री नारायण गुप्ता रोजाना की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी टीवीएस शोरूम के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उससे जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने अनन फनन में उन्हें धनबाद के SNMMCH अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और आक्रोश व्यक्त किया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दर्दनाक हादसे से तपोवन कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र में शोक और गुस्से का माहौल व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने और जिम्मेदार चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रांची विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र में देरी पर आजसू ने निकाली 100 यात्रा, प्रशासनिक भवन में तालाबंदी की। रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र में देरी होने को लेकर आजसू ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जयपाल सिंह स्टेडियम से रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन तक 100 यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आजसू के कार्यकर्ता और विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद और छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक भवन के सामने 100 का पुतला जलाया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी
नारेबाजी की, साथ ही प्रशासनिक भवन में तालाबंदी की और वहां धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में आजसू के विश्वविद्यालय प्रदर्शन पर शैक्षणिक सत्र में देरी, पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा न होने, ईडीपीसी बंद कर उसे किसी निजी कंपनी को सौंपने और अन्य मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रदर्शन कर रहे आजसू कार्यकर्ताओं से बात करने आए, लेकिन छात्रों ने उनका बहिष्कार किया और साफ तौर पर कहा कि वे सिर्फ कुलपति से ही संवाद करेंगे। आजसू ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए और शैक्षणिक सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की बेल पर सुनवाई पूरी। शराब घोटाला से जुड़े केस में झारखंड एससीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए छत्तीसगढ़ के चर्चित कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को एससीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एससीबी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सिद्धार्थ को एससीबी की टीम ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। इस केस के कई अभियुक्तों को चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। ईडी के समन मामले में सीएम की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय की शिकायतवाद पर रांची सिविल कोर्ट के सीजीएम मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिए 8 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। सीएम की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने बहस की। बता दें कि रांची की सीजीएम कोर्ट ने पिछले वर्ष ईडी की कंप्लेन केस पर सुनवाई के दौरान संज्ञान लिया था और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप झेल रहे सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ समन जारी किया था, जिसे निरस्त करने के लिए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ईडी की कंप्लेन केस पर सुनवाई करते हुए रांची सीजीएम की कोर्ट ने अपने फैसले में प्रथम दृष्टया यह माना कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया। ईडी ने 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराई थी। ईडी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतवाद में कहा गया कि ईडी द्वारा लगातार समन देने के बाद भी हेमंत सोरेन ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया और कई समन का उल्लंघन किया। इसके साथ ही पीएमएलए एक्ट के तहत भी शिकायतवाद दर्ज कराया गया। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर पेश हुए थे। 8 समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, जिसे समन की अवहेलना माना गया है। हजारीबाग में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, 2 दर्जन से अधिक अवैध ढांचे हटाए गए। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। जिला परिषद चौक से अनादा चौक तक की मुख्य सड़क पर कार्रवाई करते हुए फुटपाथ दुकानों को अस्थायी ढांचों को हटाया गया। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया गया। लंबे समय से सड़क किनारे फुटपाथ विक्रेताओं और छोटी दुकानों के कब्जे के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। स्थानीय लोगों को रोजाना जाम और आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में कई बार नागरिकों द्वारा जिला प्रशासन से शिकायत की गई थी। मामले का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने नगर निगम और परिवहन विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि इस अभियान का स्थानीय फुटपाथ व्यवसायियों ने विरोध भी किया। उनका कहना है कि प्रशासन को उन्हें पुनर्वास के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना चाहिए ताकि उनकी आजीविका पर असर न पड़े। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की बेल पर सुनवाई पूरी। शराब घोटाला से जुड़े केस में झारखंड एससीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए छत्तीसगढ़ के चर्चित कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को एससीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एससीबी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सिद्धार्थ को एससीबी की टीम ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। इस केस के कई अभियुक्तों को चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। रिंग रोड के समीप दुबलिया में बनेगा झारखंड का सबसे बड़ा मॉल। कर्नाटक की एजेंसी आईडेक ने दिया प्रेजेंटेशन। राजधानी रांची के रिंग रोड के निकट दुबलिया में प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनल के साथ राज्य के सबसे बड़ा मॉल भी बनेगा।
कर्नाटक की सरकारी फार्मेसी एजेंसी आईटेक ने प्रतिनिधि के प्रधान सचिव सुनील कुमार के कार्यालय के कक्ष में कंसेप्ट प्लान का प्रस्तुतिकरण किया। प्रधान सचिव ने आईडेक का प्लान तैयार के रूप में कुछ फेरबदल कर 1 सप्ताह के भीतर प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव ने कहा कि मॉल ऐसा बनाया जाए जिससे कि लोग जाम एवं भीड़भाड़ से दूर शांत प्राकृतिक वातावरण में खरीदारी करते हुए समय बिता सके। इसमें हरियाली, झारखंड के सांस्कृतिक परिवेश, पर्यावरण, स्वच्छता, आधुनिकता एवं सुरक्षा का पूरा समावेश रहेगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज 22 अगस्त से पहले दिन सरकार लाएगी अनुपूरक बजट। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से बीच में ही मानसून सत्र स्थगित किए जाने के बाद एक बार फिर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज 22 अगस्त यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा। 28 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान पहले ही दिन राज्य सरकार के द्वारा जहां चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट लाने की तैयारी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी अब जबरदस्त कहाँ रही जो जबरदस्त तैयारी करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी अब जबरदस्त कहाँ रही जो जबरदस्त तैयारी करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। उन्होंने कहा कि पहले दिन यानी 22 अगस्त को प्रथम अनुपूरक ब्यूरनी का उपस्थापन और शोक प्रकट सदन में होगा। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। 25 अगस्त को सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के लिए शुरू होगी। कटौती प्रस्ताव की सूचनाएं 22 अगस्त को अपराह्न 4 बजे तक सचिवालय में जमा कराया जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर 28 अगस्त के बाद भी सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी, कहा वकीलों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया गया बजटीय प्रावधान। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा, पेंशन राशि में बढ़ोतरी, स्टाइपेंड सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किए गए बजटीय प्रावधान की जानकारी देने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान कर दिया गया है। शपथ पत्र दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया है। मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पैरवी की। उल्लेखनीय के प्रार्थी विदेश कुमार दान ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने ट्रस्टी वेलफेयर कमेटी के सदस्य 15,000 अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि झारखंड में लगभग 33,000 अधिवक्ता निलंबित है। कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजना से सभी अधिवक्ताओं को जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए बजट में सरकार राशि का प्रावधान करे। सूर्या हांसदा के परिजनों से मिलने गोड्डा पहुंचे बाबूलाल मरांडी, सीएम हेमंत को दी सीबीआई जांच कराने की सलाह। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले में गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के डकेता गांव में नेताओं का आना जाना जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सूर्या हांसदा के परिजनों से मुलाकात करने उनके गाँव पहुंचे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर असल में हत्या है। अगर राज्य सरकार और सीएम हेमंत सोरेन को लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है तो उन्हें बिना समय गंवाए सीबीआई जांच की मंजूरी दे देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि सरकार इस घटना में शामिल है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को बताया लोकतंत्र पर हमला। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला करार दिया है। उन्होंने इस विधेयक को लोकतंत्र का अंत बताते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों का दुरुपयोग कर रही। भट्टाचार्य का कहना है कि बिहार सहित कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताएं के बाद अब भाजपा ने विपक्षी नेताओं को जेल में डालने और उन्हें 30 दिनों तक कैद में रखने की योजना बनाई है, जिससे उनका राजनीतिक सफर खत्म हो सके।
उन्होंने दावा किया कि भाजपा को मिली 240 लोकसभा सीटों में से करीब 100 सीटें चोरी की गई है और वास्तविक जन समर्थन सिर्फ 140 सीटों पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार विपक्ष को दबाने और खत्म करने की कोशिश में नई रणनीतियां अपना रही है। संसद में सरकार की ओर से दिए गए जवाब का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 1729 विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है, जिनमें सिर्फ 2 को दोषी ठहराया गया और दोनों झारखंड से हैं। डॉक्टर पी नैयर बने झारखंड कांग्रेस के स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने डॉक्टर पी नैयर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग का चेयरमैन मनोनीत किया है। उनका यह मनोनयन पार्टी के प्रति उनकी गहन निष्ठा एवं कर्मठता के दृष्टिगत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने डॉक्टर पी नैयर पर आशा व्यक्त करते हुए कहा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक करते हुए संगठन की मजबूती में अहम भूमिका अदा कर प्रदेश में सभी स्तरों पर कमेटी गठन कर काम यथाशीघ्र पूरा करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन मनोनीत होने पर डॉक्टर पी नैयर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, सह प्रभारी डॉक्टर श्रीवेला, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो भी हमें जिम्मेदारी सौंपी है उसे हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और स्वास्थ्य विभाग में बेहतर कार्य कर संगठन को मजबूत करेंगे। देवघर बाबा मंदिर के दान पात्र से हुई 21,95,000 की आय। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित 18 दान पात्रों को गुरुवार को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। दान पात्रों में कुल 21,95,085 रुपये मिले। डीसी नमन प्रियस लाकड़ा ने बताया कि मंदिर के प्रशासनिक भवन में कड़ी सुरक्षा के बीच दान पात्रों को खोला गया। उन्होंने बताया कि दान पात्रों में मिली राशि की गिनती की गई। दान पात्र में मंदिर को कुल 21,95,085 रुपये की आय हुई है। इसके साथ ही 6,600 नेपाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।